चांदनी रात और वो भी बरसात की आसमान पर हल्के हल्के हलकोरे लेते हुए बादल चांद से आंख मिचौली खेल रहे थे। ऊंचे नीचे रास्तों पर लोग चहलकदमी में मसरूफ थे। नीचे मार्केट में खरीदारों का रेला आ और जा रहा था। इससे भी नीचे दरियाए सवात शोर मचाता हुआ बह रहा था, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। बस फुहार में बरसाता हुआ पानी चांदनी में दूधिया लग रहा था। वह क्या हसन है, जब इससे ज्यादा हुसैन हो सकती है। और नीचे बहता हुआ ये पानी कौसर व तस्नीम ही है। क्या बात है इसकी। ये अपना चमन है, अपना चमन। हम अपने वतन के, मैंने कलम हाथ में पकड़ते हुए सोचा। पिछले कई दिनों से हम कालाम में मुकीम थे। हमारा सारा कॉलेज ही यहाँ मौजूद था। मैं इनमें से एक था और अपने नए नावल के लिए मवाद जमा कर रहा था। भग से बिजली चली गई। सारा मोटल अंधेरे में डूब गया। मामूल के मुताबिक ये लोड शेडिंग का वक्त था। मैंने बरामदे से नीचे झांका। मदीना मार्केट जनरेटर से मुनव्वर थी। सामने सड़क उजाड़ लग रही थी। कमरे जजीरों से रोशन हो गए थे, लेकिन बरामदा तारीक था और इहाता फीकी चांदनी में बेरौनक हो गया था। इहाते में बच्चे बिखरे हुए थे और धुंध और अंधेरे के बावजूद खेलते नहीं थक रहे थे। मीर की गोराउंड के गिर्द भी मनी मखलूक अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, और उनके दरमियान वो भी खड़ी थी जिसे फलक सिर से बड़ी दिलचस्पी थी, और एक मंझे हुए दास्तान गो की तरह वो फलक सिर की कहानी सुनाते नहीं थकती थी। फलक सिर उसे हर हाल में इहाता कैसे हुए था। चाहे वो जिस रुख खड़ी हो, फलक सिर उसके सामने मौजूद था। जैसे वो दुबली पुतली 5 फुट 8 इंच कचवेदे साला लड़की फलक सिर का सूरज थी, और फलक सिर सूरजमुखी के जिधर वो रुख करती फलक सिर सामने ही नजर आता। मैं पीटीडीसी के मोटल के बरामदे में बैठा अपना कलम मुट्ठी में दबाए फलक सिर की इस चहल से महजूज हो रहा था। न जाने कितने जमाने के बाद इसे यह मौका मिला है और वो अपनी आंखें सिंकने पर मजबूर है, वरना इसे मना भी तो किया जा सकता था कि ओ भाई, चांदनी में रुई की तरह अलिफारती गालों के दरमियान बर्फ पोश बुलंदी को छोड़कर तुम इस कमजोरी जान के पीछे क्यों पड़ गए। लेकिन मैंने इसे मना नहीं किया कि कहीं फलक सिर बारा ना मान जाए। मैं इसके लिए बिल्कुल अजनबी था, और सच्ची बात यह थी कि फलक सिर नजरबाज नहीं था। इसके रवैये में इश्क की पाकीज़गी हो सकती थी और हवस की आलूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बच्चे एक ही अंदाज से मेरी गोराउंड पर उसके गिर्द चक्कर लगा रहे थे। शोर मच रहा था। कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। चांद की धुंधलाहट में वो मुझे साफ नजर आ रही थी, वो जो अपने गुलाबी आंचल को गौर से देख रही थी कि सुबह जो इसने इधर अलिफादेर से चुनकर सितारे लगाए थे वो चमक क्यों नहीं रहे, और वो यानी फलक सिर उसकी ये हरकत दूर ही दूर से देखकर महजूज होता चला जा रहा था। शहजादी जिसका नाम उसकी माँ ने मारुख रखा था, माँ चांद की किरणों में रंग तलाश कर रही थी, जबकि चांदनी सिर्फ अलिफाजलीपन का नाम है, और उसकी सभी रंगत की वजह से इसकी सहेलियों ने इसे चांदनी का नाम दे रखा था। फलक सिर हमेशा की तरह इस वक्त भी इसकी हर हरकत को देखकर नरमी से मुस्कुराया और इसे गौर से देखा। वो जो मारुख थी और जिसका नाम चांदनी भी था, और जिस पर वो दीवाना हो रहा था। कभी कभी इसका दिल चाहता था कि इसके लिए अपने दिल और जान निछावर कर दे, इसके कदमों तले लेट जाए। लेकिन फलक सिर के लिए यह बात नामुमकिन थी कि इसकी जिंदगी में बहुत कम रातें ऐसी आई थी जब खुशियों की चहकार और फूलों की मीरकार से इसकी फिजा रीच बस गई हो। इसे अच्छी तरह याद था कि ये इलाके सुनसान ही रहते थे। नीचे दरियाए सवात चंदेरता हो बहता रहता था, और ऊपर वो बेमजा ही बर्फ में करवटें बदलता रहता। मगर अब तो कुछ और ही मंजर था। दरियाए सवात के शोर को इंसानों के शोर ने दिया लिया था, और उसकी बर्फ की चादर उसे अच्छी तरह ढांपने की बजाय कहीं कहीं से मुक रही थी, और इसे अपनी उड़ियानी का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। उसने एक नजर अपनी मिसकी हुई चादर पर डाली, मुस्कुराकर खुदा का शुक्र अदा किया कि वो लड़की नहीं है जिसके लिए चादर और चार दीवारी जरूरी होती है। अगर चादर मसलक भी गई है तो क्या गम है, सिर्फ चंद दिनों की बात है। मौसम की शिद्दत इसकी फटी हुई चादर को रफू कर देगी। वो आहिस्ता से हंसा। इसके बनते ही दावर कहीं जोरों की गुड़गुड़ाहट हुई। इसने चौंक कर सामने देखा। मारूख का चेहरा उसे बेरंग नजर आ रहा था। शायद डर गई है। वो अपने आप में सिमट गया। बच्चों की आवाज बादस्तूर आ रही थी, और मेरी गोराउंड की चू चू चिड़ियों की चहकार बनी हुई थी। होटल के कमरे जनरेटर की रोशनी से मुनव्वर हो रहे थे, लेकिन इहाते में अब भी अंधेरे ने डेरा डाल रखा था।
वापडा वालों की लोड शेडिंग का वक्त अभी पूरा नहीं हुआ था। धुंधली चांदनी में होटल में ठहरे हुए मुसाफिर चलते फिरते साए लग रहे थे। कुछ भी वाजे नहीं था। अलबत्ता आसमान पर इक्का दुक्का सितारे चमकते नजर आ रहे थे और चांद भी बादल की चादर हटा के बड़ी आबोताब से चमक रहा था। फलक सेर भी अपने सफेद लिबास में कुछ ज्यादा ही अलिफाजला लग रहा था। मैंने कलम हाथ में पकड़ा और अंधेरे में मेज पर पड़े कागजों को टूला। होटल के कमरे बदस्तूर रजिस्टर के तुफैल जगमगा रहे थे, पर बरामदा तारीख से तारीख तर होता जा रहा था। ठहरा तो मैं भी इसी होटल में था, लेकिन सारे दिन में मेरा ख्याल किसी को नहीं आया, ना दूसरे रफीकों को और ना ही मेरे साथ कमरे में ठहरे साथी प्रोफेसर को कि मैं जो इतनी देर से गायब हूं तो इस अजनबी इलाके में गया कहाँ। मैं तो उनके साथ ग्लेशियर देखने भी नहीं गया और सारे वक्त अपने कमरे के बरामदे में बैठा कुछ लिखने की कोशिश में लगा रहा। लोग कलाम की तारीफ करते नहीं थकते। मेरे साथी खुशी से सीटियां बजा रहे थे, बच्चे कुलकारियां मार रहे थे और मेरी गोराउन चू चू कर रही थी। और मैं मुस्तकिल सोच रहा था कि खुशियां होती क्या हैं और ये जो इतना चहक रहे हैं क्या बच बच खुश हैं। ये मनाजिर ऐसे हैं कि आदमी अपना अब भूल जाए और मैं मुझे क्या हो रहा है कि न झील की तरफ गया, न पाक की समझ गया और न ही मशहूर जमाना ग्लेशियर पर चढ़ा, बल्कि सैर सपाटे करने की बजाय स्कूल के बरामदे में रज़ाक और सूफी को खाना पकाते और लकड़ियां डेवती देखता रहा। ये स्कूल है। मैंने गौर से इस पहले रंग की इमारत को देखा और ये कमरा यकीनन क्लासरूम है, जिसमें ईंटों का चूल्हा बनाकर सूफी रात के खाने की तैयारी में लगा हुआ था। इसकी खूबसूरत आंखें धुएं की वजह से आंसुओं में डूबी हुई थीं और सूफी बार बार उल्टे हाथ से उन्हें साफ किया जा रहा था। हमारे इस सूफी का नाम ज़मान खान था। इसे सिर्फ इसलिए सूफी कहा जाता था कि इसकी दाढ़ी थी। इस इलाके में हर दाढ़ी वाला सूफी है, चाहे वो अभी तालिब इल्म ही यूं ना हो। सूफी ज़मान खान, जो हमारे कॉलेज का खानसामा था, 5 वक्त की नमाजों का पाबंद था। इसके साफ लिबास और रोशन चेहरे को देखकर पाकीज़गी का एहसास होता था। वो अल्लाह का नेक बंदा था, इबादत गुजार और मुखलिस, मगर इसके हिस्से में आग, धुआं और तपश क्यों है? ये तो दोज़ख के लवाजमात हैं, मैंने सोचा था, मगर अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता जुबान पर आ गए। जी हाँ सर, ये आग, तपश, धुआं बेशक दोज़ख के लवाजमात हैं, मगर ये सब कुछ दोज़ख ही को पाटने के लिए है। देखे ना, ये पेट भी तो दोज़ख ही है और हम खाना इस दोज़ख के भरने के लिए ही पकाते हैं। सूफी फलसफा बोल रहा था। सूफी यार तो बड़ा पढ़ा लिखा लगता है। हाँ जी हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, कुरान पढ़ लेता हूँ, खत लिख लेता हूँ और खाना पका लेता हूँ, बस स्कूल ना जा सका। हमारे जमाने में हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था, अब है। हाँ जी सर, बड़ा शानदार स्कूल है। मेरे बेटे वहीं पढ़ते हैं और बड़ा वही उस्ताद है, हिसाब वगैरह पढ़ाता है। 14 जमातें पास है मेरा बेटा। सूफी ने फखर से इसे देखा। वो ये तो बड़ी अच्छी बात है, और सूफी जी, ये हम जहां बैठे हैं ये भी तो स्कूल है और आप यहाँ इस जगह चूल्हा जलाए बैठे हैं। यहाँ के बच्चे कहाँ गए? मैंने मौजू बदल दिया। पन्ने सुरती कुछ नीचे चले गए हैं और पक्षे यहाँ होटलों में वक्ती तौर पर मेरे लिए हुए हैं। इस जमाने में यहाँ रौनक हो जाती है ना, लोगों का रोजगार चल जाता है। आजकल यहाँ गर्मी की छुट्टियां हैं, इसलिए स्कूल बंद है। रज़ाक ने स्कूल के सहन में बने नलके पर बर्तन धोते हुए कहा। समाल है भाई, गर्मी की छुट्टियां हैं, मगर रज़ाक, यहाँ कहाँ है गर्मी? फिर सर्दी किसको कहते हैं इस जमाने में? ततील, हद हो गई भाई, ये तो बड़ी ज्यादती है। दिसंबर में तो यहाँ बर्फ ही बर्फ होती है, फिर ये तो यहाँ का मौसम बिहार है। अब ड्राइवर परवेज की बारी थी, कोई ज्यादती वो यादती नहीं है साहिब जी। कैसी बातें करते हैं आप? ये ततील तो बड़ी जरूरी है जी। स्कूल के बड़े और बच्चे कभी काम से लग जाते हैं। इस जमाने में खासी कमाई हो जाती है, कुछ नहीं तो 2 वक्त की रोटी के साथ साथ जूतों किताबों का भी थोड़ा बहुत बंदोबस्त हो जाता है। बच्चों के माँ बाप भी यही चाहते हैं क्या? मैंने परवेज को गौर से देखा। हाँ जी, मैं ठीक कह रहा हूँ, यहाँ बड़ी गुर्बत है जी। लोगों ने साफ रहना तो सीख लिया है, लेकिन उनकी जेबें भी साफ ही रहती हैं। हमारी तरह इसने हंस के अपनी खाली जेब उलट दी। ओहो, ये तो वाकई खाली है।
चलो तुम हमसे कुछ ले लेना, मैंने हंस के कहा। अरे नहीं सर जी, बात यह है कि ये तो मैंने आपको हकीकत बताने के लिए कहा है। सच यहाँ हमेशा से भूख है। साफ चेहरों और सुर्ख रंगत पर मत जाओ सर, यहाँ तो बर्फ के साथ भूख ही अलिफागती है। उधर मालम जुब्बा में आपने देखा था ना, जगह जगह बच्चा लोग बोतलें बेचते थे, पकौड़े तुल रहे थे, बिस्कुट के डब्बे हाथ में पकड़े खड़े थे। सब के सब स्कूल में पढ़ते हैं। और उधर जो आपको लकड़ियों का बोझ उठाए लड़के नजर आते हैं ना जी, ये भी लकड़हारे नहीं, ये इसी स्कूल के तालिब इल्म हैं जहां हम आप बैठे हैं। ये इस होटल और आसपास के होटलों में लकड़ियां पहुंचाते हैं ताकि रेस्तोरां के चूल्हे और कमरों के गेज गर्म रही और उनकी आमदी से उनके झोंपड़ों में चूल्हे गर्म रहे। ये जमाना यहाँ के गरीबों की जन्नत है जी। रोजगार का मामला है ना। परवेज ड्राइवर इस इलाके का रहने वाला था और एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया था। ज़हीन, खुश शक्ल, खुश मिजाज, शगुफ्ता। अगर वो सरदार खान का बेटा होता तो। मैं अक्सर इसके बारे में सोचा करता था। जब ये बात करता तो अपनी फितरी जहानत की वजह से लोगों पर छा जाता। हर काम में दखल जरूर देता लेकिन बिगाड़ता नहीं था, बल्कि हर मसले को बिसात भर संभाल लेता। मजाल थी कि कभी किसी मुश्किल से हार मान ले, और इस वक्त भी अपनी सुनहरी राय से हमें नवाज रहा था। कुछ पढ़ा लिखा भी है परवेज तुमने? मैंने इसे गौर से देखा। हाँ जी, क्यों नहीं, अखबार पढ़ लेता हूँ। मैंने इसी स्कूल में मिडिल तक पढ़ा है। ये स्कूल सर जी हमारा भी है। इसकी आंखें फख्र और मोहब्बत से जगमगा उठी। अच्छा हाँ जी, पर इस जमाने में ये होटल मोटल कुछ भी नहीं थे, वरना मैं 10वीं तक जरूर पढ़ता, उनकी तरह मजदूरी करके। इसकी आंखों की जगमगाहट धुंधला गई। मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था साहिब जी, पर रोजी रोटी, भूख, हमारी भूख मुझे पेशावर ले गई और वहां से एबटाबाद, और अब पिछले 12 साल से जी आपके साथ हूं। तुम पढ़ते रहते। ये सरकारी स्कूल है, सरकारी दूरकारी किया है। इसे तो वाली ने बनवाया था 1960 में, नहीं अयूब खान ने। रहने दे साहिब जी, आपको क्या पता जी, आप बदेसी लोग हैं। अयूब खान क्या था वाली के आगे? ये वाली था जिसे अपनी रियाया की तालीम का बड़ा ख्याल था। वो देखें सर जी, वो देखें। उसने नीचे सड़क की तरफ इशारा किया। काली निशान मचलती हुई चली जा रही थी। क्या देखें? गाड़ी है क्या? नहीं सर जी, ये सिर्फ गाड़ी नहीं है, बल्कि ये शहजादे की गाड़ी है। इसमें शहजादा जा रहा है आगे झील पर पहली के शिकार के लिए। शहजादा? हाँ जी, शहजादा, वो जो कल रेस्ट हाउस में गोल्फ खेलने आया था। अच्छा हाँ, हुसैन का चेहरा निगाहों के सामने आ गया। हमारे कॉलेज का तालिब इल्म आखिर ये अपने दादा के बनवाए हुए स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? यहाँ रियाया पड़ेगी और शहजादे लाहौर के एचीसुन कॉलेज में और एबटाबाद के बर्नहाल। मैं यहाँ क्यों नहीं? खैराती स्कूल बनवा दिया जहाँ मास्टर भी भूख से बेचैन हों और तलबा भी जिंदगी के हाथों आजिज हद है। उन जागीरदारों की सियासत की रियाया का बड़ा ख्याल है। सब रियासत की सियासत है, रियासत जो अब उनकी नहीं है, लेकिन सियासत से उन्हें कौन रोक सकता है? वो नहीं तो ये कही सिर्फ नामो नमूद का जरिया। मैंने आंखें स्कूल के शाम के धुंधलाहट में स्कूल के माथे पर लगी हुई संगमरमर की तख्ती को देखा। कायम शुदा 1920 अशारिया वाली रियासत जहां ज़ेब ने इफ्तिताह किया। इस नाम का एक कॉलेज भी तो है सीदू शरीफ में, लेकिन अपनी औलाद बर्नहाल, एचीसन, अमेरिका, इंग्लैंड। मुझे याद आया, हुसैन पिछले दिनों सबसे तारुफी खत लेता फिर रहा था। ये आपकी बेगम के लिए सवाती चादर है, मैंने खास तौर से बनवाई है। धारीदार दरियों जैसा नमूना मम्मी ने बनवाया है। बस नाम ही के शहजादे हैं। सारा मैंगोरे बाजार ऐसी चादरों से पट्टा पड़ा है। मैंने दूर अंधेरे में मधूम होती हुई काली निशान को देखा। तौफीक नहीं हुई हमारी तरफ आने की। रियासत हुकूमत के पास है और ये फिर भी शहजादे हैं। हुसैन मेरा फर्मा बरदार शागिर्द था, मगर आज उसकी शहजादगी देखकर पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ रहा था। शायद इसलिए कि इसने हमारी वो खातिर नहीं की थी जिसके हम ख्वाह थे। अब फिर ये नमूद नुमाइश के पुजारी हैं। ये शहजादा भला ये किस लायक है? मैंने जोर से इस पीढ़ी को ठोकर मारी जिस पर मैं बैठा हुआ था। क्या हुआ साहिब जी? चाय? ये आपकी चाय। अता परेशान हो के मेरे करीब आया। नहीं, रहने दो अता,
जरा देखो तो ये शहजादे कहाँ के शहजादे हैं? शहजादा तो ये है जी, अब देखे ना सर, ये है तो आखिर वाली का पोता। आप इससे क्यों खफा हैं? इसलिए कि उसने रेस्ट हाउस में आपको नजरअंदाज किया। मैं धाड़ा, जी कुछ नहीं सर जी, आप मालिक हैं, आप हमारे अफसर हैं। हम जी आपके ड्राइवर पर साहिब जी है, वो शहजादा है ना? परवेज की आंखों में वफादारी के चिराग लोदे रहे थे। रहने दो परवेज, उनसे बेहतर तो तुम हो, कम अज कम सूरत तो शहजादों जैसी है ना। मैं अपनी औकात में लूट आया, आखिर वो प्रिंसिपल का ड्राइवर था। छोड़िए सर जी, कैसी बातें करते हैं आप? इधर नहीं गए बेचे मदीना मार्केट में? सारे ही खरीदारी में लगे हुए हैं और आप? मेरे पास ना वक्त है और ना पहिए। मैं तो एक प्याली चाय के चक्कर में इधर। साहिब जी चाय तो ये रही, मगर ठंडी ठार, बस अभी आती है गर्म चाय। अभी ले साहिब जी। अता फौरन चूल्हे पर उबलती हुई केतली की तरफ लपका। नहीं अता, बस अब रहने दो, जी नहीं चाहता। मैं वहां से अलिफाटे के होटल की तरफ चला आया कि मेरा इरादा कुछ लिखने का था। मैं कालाम का हसन महसूस करते करते थक गया था और सब कुछ अल्फाज में समेट लेना चाहता था, और अब धुंधलाई शाम में अपने कमरे के बरामदे में बैठा सामने मेज पर कागज बखेरे बिजली आने का इंतजार कर रहा था, और सामने वो यानी शहजादी मारूख बच्चों के दरमियान खड़ी थी, सीधी सर अलिफाटे हुए। आसमान पर चांद चमक रहा था और फलक से चांदनी में मारूख को देखने में महव था। मैंने सोचा, अगर आज मेरी जगह कृष्ण चंद्र होता तो गिर जिनकी एक शाम जैसी खूबसूरत कहानी जरूरी जन्म लेती। कैसा शानदार लिखने वाला था वो, इसे रुमास से इंसान के दुख तक बात कहने का ढंग आता था। वो लिखता कि बहार का मौसम था, रात का वक्त था, आसमान पर चांद बादलों से आंख मिचौली खेल रहा था। नीचे वादी में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम मारूख था, और ऊपर दूर, बहुत दूर बुलंदो बाला पहाड़ था जिसकी चोटी पर एक शहजादा रहता था। नाम इसका शहजादा फलक सेर था, और ये फलक सेर मलिका कोसार से यानी शहजादी मारूख से इश्क बाजियां करता था। वो जिधर जिधर जाती वो इसे आंखें मारता, ताका जैन करने में मसरूफ नजर आता, और शहजादा में आंखें बंद किए सोचता चला जा रहा था कि अगर कृष्ण चंद्र होता तो कैसे ये कहानी लिखता, और अगर मैं लिखूं तो क्या मेरी शोहरत मुझे इस मोड़ पर। अभी मैं कोई फैसला नहीं कर पाया था कि अचानक जोर का शोर अलिफाटे। मैंने महसूस किया जैसे मैं तेज रोशनी में नहा गया। घबरा के आंखें खोल दे। लोड शेडिंग खत्म हो गई थी और मेरी गोराउन बड़े जोर जोर से चक्कर लगा रही थी, और शहजादी मारूख, मैंने सुर्ख रंग के फटे लिबास में मलबूस इस 5 फुट 8 उठी की लड़की को देखा, जिसने अपना नाम शहजादी मारूख बताया था कि ये नाम उसकी मां ने रखा था। बिजली की रोशनी में वो एक आम सी लड़की थी, और शहजादा फलक सेर उसे बिल्कुल आंखें नहीं मार रहा था, बल्कि शायद इसे रू के अपनी बर्फ की चादर के मसलक जाने का अफसोस हो रहा होगा। मैंने फलक सेर की बर्फ से ढकी चोटी को देखा। काश बर्फ का तूफान ही शहजादी मारूख को समेट लेता और मैं कृष्ण चंद्र की तरह लिख सकता कि वादी कालाम फलक सेर के दामन की एक खूबसूरत वादी है जिसके नीचे दरियाए सवाद बहता है। वहां जन्म के दरख्त के नीचे झोंपड़े में एक आम सी लड़की रहती थी जिसका नाम शहजादी मारूख था, और उसका ये नाम उसकी मां ने रखा था। वो फलक सेर की नूर नजर नहीं थी, और न ही इस लड़की को फलक सेर से मोहब्बत थी। वो तो वाली के बनाए हुए स्कूल में पढ़ना चाहती थी, इस मेरी गोराउन पर बैठना चाहती थी जिस पर सयाहों के बच्चे घूम रहे थे, और मोहब्बत तो उसे सिर्फ इस रोटी से थी जो दूर दराज से आए हुए सयाहों ने अभी अभी इसकी झोली में डाल दी थी, जो ताज़ा भी थी और गर्म भी।